हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम लोग डीपीपी सॉल्विंग सेशन हमने स्टार्ट किया था। डीपीपी में वेक्टर्स की डीपीपी हमने स्टार्ट करी थी। इसकी एक डीपीपी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग अगली डीपीपी देखते हैं। दैट इज़ आवर डीपीपी नंबर 2.2 विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन वेक्टर्स। तो यहाँ पर हम लोग इसका पहला सवाल देखते हैं। देखिएगा, हमें सवाल दिया गया है कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप इज। तो पूछा गया है कि हमारे पास में ये दो वेक्टर्स है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। तो एंगल निकालने के लिए हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी। इसका यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिएगा हमारे पास में ये पहला वाला वेक्टर ए वेक्टर है और ये दूसरा वाला वेक्टर हमारा बी वेक्टर है। सो फॉर दिस वी कैन से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, जिसको हमने यहाँ पर दूसरा वाले वेक्टर को बताया विच इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो यहाँ पर अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, तो यानी कि -2 इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा। सो इट इज -2 इंटू 1, फिर 3 इंटू 2 आ जाएगा। सो दिस इज 3 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू -4। सो दिस इज 1 इंटू -4। इट विल बी इक्वल्स टू -2 इंटू 1 यानी कि -2, 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड 1 इंटू -4 इज -4। तो इन सभी का अगर हम लोग सम करेंगे तो देखिएगा -2 -4 -6 हो जाएगा और -6 प्लस 6 यानी कि ये हमारा 0 आ जाएगा। यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिल गया है। और हमें ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पता होती है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है यानी कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। सो फॉर दिस वी कैन से कि यस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, therefore थीटा दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज 90 डिग्री। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया गया है कि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग द वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप इज। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी और वेक्टर के अलोंग या फिर किसी डायरेक्शन के अलोंग होता है ए वेक्टर डॉट, ठीक है, जिस डायरेक्शन के अलोंग हमें बताना है उसका आपका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाता है। सो हियर ऑल्सो वी कैन से कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज, ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी कैप इज इक्वल्स टू, और बी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर दैट इज गिवन बाय बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज बी। तो न्यूमरेटर में हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये आ गया हमारे पास में ए वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट प्रोडक्ट है हमारा बी वेक्टर के साथ में बी वेक्टर यानी कि i कैप प्लस j कैप होल डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इट इज अंडर रूट में हमारा अंडर रूट में आ गया ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारा डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट देखिएगा 2 इंटू 1, ये पहला हो गया टर्म हमारा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 होल डिवाइडेड विद अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज √2। सो 2 प्लस 3 ये आ गया हमारा 5।
सो इट इज़ 5 डिवाइडेड बाई √2। इसको ऑप्शन में अगर चेक करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं हमारा ऑप्शन 5/√2 मिल रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया गया है कि P वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 4√2j कैप प्लस 4√2k कैप मेक्स एन एंगल विथ z एक्सिस विच इज इक्वल टू। तो यहाँ पर P वेक्टर z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये हमसे पूछ लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कोई भी वेक्टर को हम लोग x एक्सिस से आप जब एंगल बनाता है तो उसको अल्फा से बताते हैं, y एक्सिस के साथ एंगल को बीटा से बताते हैं और z एक्सिस के एंगल को गामा से बताते हैं। तो हमें यहाँ पर गामा एंगल दैट इज p वेक्टर जो z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो पूछ लिया गया है। तो इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन से बता सकते हैं, राइट। दैट इज यहाँ पर सबसे पहले p वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस इसका y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट दैट इज 4√2 का स्क्वायर प्लस z एक्सिस के कंपोनेंट दैट इज 4√2 का स्क्वायर हो गया और ये पूरा हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। तो इट विल बी 6 का स्क्वायर यानी कि ये आ गया हमारा 36 प्लस 4√2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16 और √2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो 16 इंटू 2 यानी कि आ गया हमारा 32। तो सेम यहाँ पर भी ये अभी आ गया हमारे पास में 32 और ये पूरा हमारा अंडर रूट में आ रहा है। तो सभी टर्म्स को ऐड करते हैं दैट इज 36 प्लस 32 प्लस 32, ये आ गया हमारे पास में 100 और 100 का अंडर रूट यानी कि ये बन गया हमारा 10 इस प्रकार से। तो अब हमें गामा पूछा गया है, तो जैसे कि हमें पता है कि गामा इज गिवन बाय कॉस इनवर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग z एक्सिस दैट इज pz, क्या है हमारे पास में ये 4√2 है डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। सो इट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ pz कितना है 4√2 है 4√2 और पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास में 10 आया है। सो दिस इज 4√2 डिवाइडेड बाई 10। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये 4 और ये 10 को 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपका 2 टाइम्स जाएगा और ये हमारा 5 टाइम्स जाएगा, यानी कि फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2√2 बाई 5 इस प्रकार से, जो कि हमें हमारे ऑप्शन सी में मिल रहा है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज कॉस इनवर्स ऑफ 2√2 बाई 5। चलिए अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। सवाल दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमारा यूनिट वेक्टर जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से ही परपेंडिकुलर हो वो क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें पता है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो इसका जो रिजल्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन हमारी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से ही परपेंडिकुलर होती है, इनफैक्ट उनके प्लेन से भी परपेंडिकुलर होती है। सो फॉर दिस वी कैन से कि यूनिट वेक्टर perpendicular to both A vector and B vector is n कैप से इसको हम लोग बताते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट विच इज मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरह से, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये होता है हमारा ए बी साइन थीटा। सो वी कैन से इट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी साइन थीटा। देयरफॉर ऑप्शन में चेक करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी विच इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दिया गया है कि कंडीशन अंडर विच वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर पैरेलल इज। तो कौन सी कंडीशन के अंतर्गत
हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है, तो पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी है? दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है इसका मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए हम लोग इस सवाल के लिए आगे बढ़ेंगे। सो हियर वी कैन से कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट, will be parallel if their क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, राइट। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, देयरफॉर वी कैन से कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर माइनस बी वेक्टर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का क्रॉस वेक्टर विच इज माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और जैसे कि हमें पता है कि पैरेलल वेक्टर या फिर इक्वल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, देयरफॉर वी कैन से कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज जीरो, सिमिलरली बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑल्सो जीरो। देयरफॉर हमारे पास टर्म्स क्या बच रहा है, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और हमें पता है कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो हियर वी कैन से कि माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देयरफॉर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये हमारा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर ये इसका ट्वाइस होगा, राइट, इज इक्वल्स टू जीरो। तो चाहे आपका ट्वाइस हो या फिर सिंपली बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो लिखे, एक ही बात है। सो हियर वी कैन से कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमें बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों का ही क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मिल रहा है, तो यानी कि कहा जा सकता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर डेफिनेटली एक दूसरे से पैरेलल है। सो हियर वी कैन से कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो इस कंडीशन में कौन सी, जब ए वेक्टर हमारा बी वेक्टर के पैरेलल होगा तो उस सिचुएशन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे, यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल देखिएगा, दिया गया है कि द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन वन प्लेन आर कॉल्ड, कि ऐसे फोर्सेज, राइट, जो कि एक पॉइंट पर तो मीट करते हैं लेकिन उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक प्लेन में नहीं हो, तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वेक्टर्स हमें पता है कि ये हमारे नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज या फिर वेक्टर्स कहलाते हैं। हमें यहाँ पर फोर्सेज को लेके बात करनी है, तो यानी कि इनको हम लोग नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज कह सकते हैं। देयरफॉर इसके लिए आप लिख सकते हैं कि नॉन कोप्लेनर concurrent forces meet at one point but their lines of action do not lie
ऑन वन प्लेन, राइट, कि नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस एक पॉइंट पर मीट करते हैं लेकिन उनकी लाइंस ऑफ एक्शन एक प्लेन में नहीं रहती है, तो ऐसे वेक्टर्स या फिर ऐसे फोर्सेस हमारे क्या है, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस है। चलिए फिर अगले सवाल पे आते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि कंसिडर ए वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप, राइट। हमें एक वेक्टर को कंसिडर करना है जो कि है हमारे पास 4i कैप माइनस 3j कैप। अनदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर इज, कोई दूसरा वेक्टर जो इस वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर जो एफ वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस या फिर आई कैप के अलोंग है और वाई एक्सिस या फिर जे कैप के अलोंग है, यानी कि ये फोर्स हमारा एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, राइट। तो ऐसा कोई वेक्टर जो इनसे परपेंडिकुलर होगा तो डेफिनेटली वो हमारा जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास में जेड एक्सिस के अलोंग वाला वेक्टर 7k कैप दिख रहा है। तो 7k कैप यानी कि ये वेक्टर हमारा जेड एक्सिस के अलोंग है और एफ वेक्टर जो हमें गिवन वेक्टर है वो हमारा एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 7k कैप एफ वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। सो फॉर दिस यू कैन राइट कि एफ वेक्टर lies in xy plane and hence 7k cap perpendicular to xy plane is also perpendicular to f वेक्टर। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज 7k कैप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि इफ द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री, इट्स रिजल्टेंट सी विल बी, कि अगर हमारे पास में दो नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो इसका जो रिजल्टेंट है सी वो किस प्रकार होगा। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो डेफिनेटली हमारा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करेगा और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू होती है a माइनस बी और मैक्सिमम होती है a प्लस बी। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो डेफिनेटली हमारा मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होगा और मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा, राइट। सो हियर वी कैन से कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर lies between a plus b and a माइनस b। ठीक है, तो यानी कि c जो है हमारा a माइनस बी से बड़ा होगा लेकिन a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, दैट इज mod of a minus b vector will be less than magnitude of c will be less than magnitude of a vector plus b vector। इस प्रकार से तो c जो है हमारा रिजल्टेंट जो है a और b का वो a माइनस बी के a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, देयरफॉर सही आंसर हो गया हमारे पास में C which is greater than A vector minus B vector। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर inclined at angle theta
have a resultant r vector which makes an angle phi with a vector। दो वेक्टर्स है, a वेक्टर और b वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है और इनका रिजल्टेंट r वेक्टर है। और r वेक्टर जो है वो a वेक्टर के साथ में फाई एंगल बना रहा है। So if the direction of a vector and b vector are interchanged, then the resultant will have the same। अगर a वेक्टर और b वेक्टर की डायरेक्शन को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड को ऐसा का ऐसा ही रहने देना है, लेकिन उनकी डायरेक्शन को चेंज करना है, यानी कि a वेक्टर की जगह b वेक्टर ले आओ और b वेक्टर की जगह a वेक्टर लेके आ जाओ। तो उस सिचुएशन में हमारे रिजल्टेंट में क्या सेम रहेगा वो पूछ लिया गया है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम रहेगी, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिएगा एक बार हमारी सिचुएशन को स्टडी करते हैं। तो मान लीजिएगा कि हमारे पास में ये हमारा ए वेक्टर है और इस प्रकार से हमारा बी वेक्टर है। ये हमने ए वेक्टर बता दिया और इसको हमने बी वेक्टर बता दिया है। तो डेफिनेटली इनका जो रिजल्टेंट होगा इसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इस तरह से एक्सटेंड करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो रिजल्टेंट है इसको हम लोग ये पैरेललोग्राम की ये वाले डायगोनल से बता सकते हैं, राइट। सो हियर वी कैन से कि आर वेक्टर विच इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये कुछ इस प्रकार से है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हमारा थीटा है और जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर वो ए वेक्टर के साथ में फाई एंगल बना रहा है। तो अगर अब हम लोग ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर को ले आए और बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर को यहाँ पर ए वेक्टर की जगह लेके आ जाते हैं, तो ये सिचुएशन हमारी किस तरह से बदल जाएगी उसको देख लेते हैं। यानी कि अब बी वेक्टर को ए वेक्टर की तरफ लेके आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड वैसे के वैसे ही रहने देना है। तो ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा और ए वेक्टर को बी वेक्टर के अलोंग एक्सटेंड कर लीजिएगा, तो ये इस प्रकार से, राइट। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर अब ये बी वेक्टर कुल मिला के बदल गया है। लेटर से इसको हम लोग बोल लेते हैं, ये हमारा b2 वेक्टर बोल लेते हैं, मैग्नीट्यूड जिसका आपका ए वेक्टर के बराबर है। और सेम इसी तरह से ए वेक्टर के अलोंग वाला ये, क्योंकि अब इसका मैग्नीट्यूड बदल गया है तो ये क्या हो गया हमारे पास में a2 वेक्टर इस प्रकार से। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको भी हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इस प्रकार से एक्सटेंड करके ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी ये वाली, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो अभी भी इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल तो वो का वही रहेगा, थीटा ही रहेगा। और डेफिनेटली अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास में phi2 बोल लीजिएगा। और इस रिजल्टेंट को हम लोग r2 वेक्टर बोल लेते हैं, जो कि क्या आ जाएगा a2 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर इस प्रकार से। तो अगर हम लोग पहला वाला केस का, ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस सी चीज हमें दिख रही है, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन बदल गया रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो तो हमारी सेम नहीं रहने वाली। अब मैग्नीट्यूड के लिए देख लेते हैं कि पहले वाले का जो मैग्नीट्यूड आएगा, लेट अस से इसको हम लोग r1 से बता रहे हैं, तो क्या आ रहा है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का ये पूरा अंडर रूट आ जाएगा। और सेकंड केस में जो r2 का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ जाएगा हमारे पास में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2 a2 b2 कॉस थीटा, राइट। और a2 का मैग्नीट्यूड है हमारा b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि दिस इज b स्क्वायर प्लस इस प्रकार से b2 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ba कॉस थीटा। तो यानी कि यहाँ पर ये बात तो ऑब्वियस है कि r2 जो आ रहा है वो हमारा r1 के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों केस में, इन दोनों सिचुएशन में हमारा मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, यानी कि r1 इज इक्वल टू r2। इसका मतलब डायरेक्शन भले ही बदले लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा रिजल्टेंट का। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विच इज मैग्नीट्यूड।
फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि नीचे जो कंडीशंस दी गई है उनमें से कौन सी कंडीशन हमारी सही है वो पूछा गया है। पहली कंडीशन क्या दी गई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सी ऑप्शन magnitude of a vector minus b vector is greater than or equals to magnitude of a vector minus magnitude of b vector, and option B which is magnitude of a vector minus b vector is greater than magnitude of a vector minus magnitude of b vector। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि हमारा a प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो लेट अस से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास में अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये क्या आता है आंसर हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, इसको हम लोग R2 से बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हमें पता है इट इज गिवन बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहां पर रिजल्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू होती है, दिस मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये किस दौरान होती है जब हमारे दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, एंड दिस इज गिवन बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मिनिमम वैल्यू जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि उनके बीच में एंगल हमारा 180 डिग्री हो। तो देखिएगा इसका मतलब ये है कि मिनिमम जो वैल्यू है हमारे पास में, राइट, वो R2 से कम हो सकती है, राइट, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास में कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये हमारी R2 दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कि या तो कम होगी या फिर उसके बराबर होगी, राइट। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि देयरफॉर R minimum is less than R2 which is magnitude of A vector minus magnitude of B vector is less than, right, या फिर is equals to magnitude of A vector minus B vector, या फिर कहा जा सकता है कि magnitude of A vector minus B vector is greater than or equals to magnitude of A vector minus magnitude of बी वेक्टर, इस प्रकार से। तो इस कंडीशन को अगर देखें हम लोग तो ये कंडीशन हमें हमारे ऑप्शन सी में मिल रही है, यानी कि सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल दिया गया है हमें कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल हो तो यहां पर नीचे दी गई कौन सी कंडीशन हमारी सही नहीं हो सकती, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिएगा कि हमारे पास में ये ए वेक्टर है, उसके एग्जैक्टली हमारा बी वेक्टर है, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम है, ये इस तरीके से। सो दिस इज आवर ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर। तो डेफिनेटली दोनों इक्वल है तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो ये बात सही कहा जा सकती है। इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ये भी बात सही है। अगर हम लोग ए वेक्टर को बोलें, ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू इट्स डायरेक्शन ए कैप, और बी वेक्टर को कैसे बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू इट्स डायरेक्शन विच इज बी कैप। तो अगर हम लोग ये डायरेक्शन इंटरचेंज भी कर दें, यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे बोलें ए इंटू बी कैप, राइट, और सेम इस तरह से बी इंटू ए कैप,
तो ये भी सही होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है हमारी, इसका मतलब ये भी बात सही है। और ऑप्शन डी क्या बोला जा रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि ये हमारा गलत ऑप्शन है और हमें गलत ऑप्शन को चूज करना है। इसका मतलब हमारा सही आंसर हो गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप। ये हमारा गलत है और आंसर हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। सवाल दिया गया है कि द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। तो देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर हम लोग मान लीजिएगा कि इस वेक्टर को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताते हैं, और अगर हम लोग बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें तो इसका रिजल्टेंट हमारा मैग्नीट्यूड वाइज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है इसके जस्ट अपोजिट होगी। सो दिस इज आवर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल हमारा 180 डिग्री हो गया या फिर पाई रेडियंस हो गया। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा कि एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यानी कि अगर हम लोग बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का नेगेटिव करें, ठीक है, नेगेटिव करना यानी कि उसको रिवर्स कर देना ऐसे, तो ये हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। सो हियर वी कैन से दे आर बेसिकली नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। सो दे आर नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो क्योंकि ये नेगेटिव वेक्टर्स है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, इसीलिए इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमारा 180 या फिर पाई रेडियंस कहा जा सकता है। दस एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज 180 डिग्री और पाई रेडियंस। और ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दिया गया है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर 8i कैप एंड 8j कैप विल बी। कि ऐसा यूनिट वेक्टर जो हमारा 8i कैप और 8j कैप के रिजल्टेंट के पैरेलल हो वो हमें बताना है। तो मान लीजिएगा कि 8i कैप और 8j का रिजल्टेंट हमारा a वेक्टर है, रिजल्टेंट यानी कि इन दोनों का वेक्टर एडिशन। सो वी से लेट a वेक्टर इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 8j कैप। अब इसी का ही हमें यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर जैसे कि हमें पता है इट इज गिवन बाय वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज a वेक्टर डिवाइडेड बाय a। तो a वेक्टर क्या है हमारा 8i कैप प्लस 8j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का पूरा अंडर रूट। सो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यहाँ से हम लोग 8 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और जो कि अंडर रूट से बाहर निकल के 8 हो जाएगा। यानी कि देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं 8i कैप प्लस 8j कैप डिवाइडेड विद ये आ जाएगा 8√2। तो यहाँ पर ये 8 और ये 8 यहाँ से न्यूमरेटर से 8 को हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया नीचे वाले 8 के साथ में। तो यानी कि हमारा टर्म बच रहा है i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड विद √2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हो गया है, जो कि हमें कोई ऑप्शन में दिख रहा है नहीं, तो हमारा हो जाएगा आंसर नन ऑफ दीज। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कि द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 4j कैप इज। तो अगर दो वेक्टर हो हमारे a वेक्टर और b वेक्टर,
राइट। ये कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लीजिएगा कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो अगर हम लोग इनको एक्सटेंड करके, ठीक है ना, रिजल्टेंट जैसे बनाते हैं तो एक पैरेललोग्राम बनाना होता है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बेटा दो वेक्टर से मिलके जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं विद क्रॉस प्रोडक्ट रूल। दैट इज ये होता है हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। ये हमें इसका एरिया दे देगा। चलिए यही करते हैं हम लोग। सो फॉर दिस वी कैन से कि इन दोनों वेक्टर्स को मिला के जो हमारा पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है ना, उसका एरिया सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज आवर ए वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर विच इज i कैप प्लस 4j कैप। तो i कैप क्रॉस i कैप 0 होता है, देयरफॉर हम लोग अगले वाले टर्म पे आएंगे। दैट इज 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8 i कैप क्रॉस j कैप, फिर 3 into 1 ये हमारा 3 हो गया, j कैप क्रॉस i कैप, j कैप क्रॉस i कैप और j कैप क्रॉस j कैप 0 होता है। तो यानी कि ये टर्म हो गया हमारे पास में 8 i कैप क्रॉस j कैप हमारा k कैप होता है प्लस ये 3 और j कैप क्रॉस i कैप करें तो ये हमारा माइनस k कैप होता है, यानी कि ये बन गया हमारा -3k कैप। तो 8k कैप माइनस 3k कैप विल गिव यू 5k कैप। सो फाइनली वी कैन से कि एरिया विल बी गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो हमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ 5k कैप, जो कि हमारे पास में सिंपली 5 यूनिट मिल जाएगा। तो यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज 5 यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, दिया गया है कि ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, इट्स लेंथ इन xy प्लेन इज। एक वेक्टर है जो कि 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसकी लेंथ xy प्लेन में क्या होगी? तो हमें सिर्फ xy प्लेन में देखना है, तो यानी कि हमें 2k कैप से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि ये हमारा xy प्लेन में हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप, और फिर अब हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। सो हियर वी कैन से कि इन xy प्लेन वेक्टर इज क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप, और अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है इसी प्लेन में। दैट इज लेंथ इन xy प्लेन विल बी, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी गिवन बाय 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, यानी कि ये आ गया हमारे पास में अंडर रूट में 10 इस प्रकार से। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज √10। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर प्लस q वेक्टर एंड p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर और p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। तो देखिए हमें ये चीज पता है कि p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर ये हमारा p वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होता है और q वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होता है। इनफैक्ट जिस प्लेन में हमारे p वेक्टर और q वेक्टर होते हैं उनसे भी ये परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि यूं कंसीडर कर लेते हैं कि इस प्रकार से हमारा p वेक्टर है और इस डायरेक्शन में हमारे पास में ये q वेक्टर है। दिस इज आवर p वेक्टर एंड दिस इज आवर q वेक्टर, ठीक है। ये एक प्लेन बना रहे होंगे ऐसे, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट, वो इस इनके प्लेन से भी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हुए p वेक्टर से q वेक्टर की अगर हम लोग राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है,
देयरफॉर इनका जो रिजल्टेंट होगा पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर वो इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज आवर पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। अब ये जो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर है ये हमारा इस पी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है और क्यू वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है, राइट। तो डेफिनेटली यहां पर पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ठीक है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है ना, ये यहां पर इसका रिजल्टेंट कुछ पैरेललोग्राम से ये ऐसे आएगा। सो डेफिनेटली ये इससे भी परपेंडिकुलर ही होगा। सो हियर वी कैन राइट इट एज कि पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर is perpendicular to p vector and q vector as well as to the plane containing p vector and q vector, hence p vector plus q vector is perpendicular to p vector क्रॉस q vector, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, हमारा p वेक्टर और q वेक्टर दोनों से ही परपेंडिकुलर होता है। इनफैक्ट जिस प्लेन में ये p वेक्टर और q वेक्टर होते हैं उस प्लेन से भी परपेंडिकुलर होता है। तो डेफिनेटली p वेक्टर और q वेक्टर का रिजल्टेंट विच इज p वेक्टर प्लस q वेक्टर p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर से भी परपेंडिकुलर ही होगा, यानी कि इनके बीच में एंगल हो जाएगा हमारा π/2 रेडियंस। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ थ्री वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस represent the adjacent sides of a cube of length b, then the unit vector along its diagonal passing through the origin will be, right। so दिया गया है कि अगर हमारे पास में तीन वेक्टर्स है, राइट, और ये जो है तीनों जो है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पर एक क्यूब है जिसकी हर एक की साइड लेंथ कितनी है b है। तो हमें बताना है कि इस क्यूब का जो डायगोनल होगा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है उस डायगोनल की हमारी यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन क्या होगी। यानी कि यूं कंसिडर कर लीजिएगा कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, राइट, ये ऊपर की तरफ हमारी वाई एक्सिस कंसिडर कर लो और ये हमारी जेड एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। और यहाँ पर ओरिजिन से पास होते हुए या फिर ओरिजिन पे क्यूब की एक वर्टेक्स टच हो रही है, क्यूब बना लेते हैं ये इस प्रकार से। और ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से और इस डायगोनल तक अगर हम लोग एक वेक्टर को कंसिडर करें, मान लीजिएगा कि ये हमारा ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर क्या होगा ये हमसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर ये क्यूब है जिसकी हर एक साइड लेंथ हमारी b है, ठीक है। तो यानी कि ए वेक्टर को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करें तो ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग b होगा, वाई एक्सिस के अलोंग b होगा और जेड एक्सिस के अलोंग हमारा b होगा। तो ए वेक्टर को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं एज बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी के कैप। सो हियर ए की मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज गिवन बाई √3b। तो इसी का ही ए वेक्टर का अब हमें यूनिट वेक्टर बताना है, और जैसे कि हमें पता है यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विच इज ए वेक्टर है हमारे पास में बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी के कैप डिवाइडेड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विच इज √3b। तो ये हमारा √3b। न्यूमरेटर से b को कॉमन लेके डिनोमिनेटर के b के साथ कैंसिल आउट कर लेंगे। तो देखिए हमारा टर्म क्या बच रहा है, ये आ रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड विथ √3। तो इसी को अगर हम लोग हमारे ऑप्शन में चेक करें तो हमारा सही ऑप्शन हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है विच इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड विथ √3। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इसी डीपीपी के अगले क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ बी ट्यून इन विथ आवर वीडियोस और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, राइट, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि द एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप इज। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर एंगल की बात हो तो हमें पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी होता है। तो यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग बेसिकली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लेते हैं। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें 0 मिलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर 0 नहीं मिलता है तो इसको फर्दर कंटिन्यू करते हुए सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इन एनी कंडीशन हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो करना ही है। तो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लेंगे। दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप माइनस जे कैप इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 हो जाएगा ये, प्लस में 1 इंटू -1। सो दिस इज 1 इंटू -1। तो क्या आ गया हमारे पास में, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, यानी कि ये हमारा 0 हो गया। और जैसे कि हमें डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर का 0 मिला है, देयरफॉर वी कैन से कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा इज 90 डिग्री। तो हमारा सही आंसर हो गया है ऑप्शन बी विच इज 90 डिग्री। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में हम लोग हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट एंड बाय बाय।